अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों पावर कॉरिडोर से ज्यादा कोर्ट रूम से खबरें निकल रही हैं और देश के इतने बड़े बड़े मामले कोर्ट रूम से निकल रहे हैं कि वो सबसे बड़ी खबर बनते हैं। और इस देश में क्या कुछ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम से जो कुछ भी हो दिख रहा है, उससे देश की राजनीति में बड़े बदलाव भी दिख रहे हैं। मामला महाराष्ट्र और दिल्ली का है, जहां महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़कर पूरी सरकार बनाने का प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी आई है, तो दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर एलजी साहब के बैठने पर कोर्ट ने एक नियम बना दिया है कि अब दिल्ली सरकार ही अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेगी। यानी छोटे मामले हो या बड़े, अब तय सब कुछ कोर्ट से ही हो रहा है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर है। बहन भाइयों, राजभवन, राजनीति और पावर कॉरिडोर, अब उसके बाद कोर्ट रूम। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है, उच्चतम न्यायालय। कल यहाँ से दो बड़ी खबरें निकली, लेकिन उत्तर प्रदेश में मतदान होने की वजह से और निकाय चुनाव होने की वजह से मैंने निश्चय किया कि आज उस पर परिचर्चा करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी है जहां हर हफ्ते हर महीने कुछ न कुछ बड़ा ड्रामेटिक घटित होता है, और ये ऐसा घटित होता है कि महाराष्ट्र के पत्रकार परेशान हो जाते हैं, नेता भी परेशान हो जाते हैं और दिल्ली वाले भी हलकान रहते हैं। महाराष्ट्र पर को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया, जहां शिवसेना टूटने और शिवसेना में चीफ व्हिप के अपॉइंटमेंट, यानी टूटी हुई शिवसेना के चीफ व्हिप के अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल, गैर कानूनी करार दिया है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि गवर्नर द्वारा शिंदे की शपथ के लिए बुलाना भी कोर्ट ने सही माना है। लेकिन बहनों भाइयों, कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो आज स्थिति कुछ और होती। यानी क्या होता, कोर्ट उन्हें रिस्टोर भी कर सकता था, या ओरिजिनल शिवसेना से टूट कर आए शिंदे गुट वालों को डिस्क्वालीफाइड भी किया जा सकता था। लेकिन चूंकि उद्धव ने अपने मन से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए कोर्ट के पास ज़्यादा आगे विकल्प नहीं। लेकिन यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह लार्जर बेंच को ट्रांसफ़र हुआ है। यानी इस मामले में कुछ ऐतिहासिक फैसला आने वाले दिन में आएगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची है। उद्धव ठाकरे कहते हैं वो गद्दारों के साथ सरकार नहीं चलाएंगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे के कदम को जायज़ ठहराया था, संवैधानिक ठहराया था। अब आ जाइए दिल्ली। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार कहते हैं उसको, उसके बीच चल रहा टकराव खत्म नहीं हो रहा है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की सरकार, दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार के बीच के जो टकराव हैं वो सार्वजनिक है, उस पर कहने की जरूरत नहीं, वो विजिबल है, दिखता है जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग और सर्विसेज के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि ये काम दिल्ली के एलजी नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार करेगी। हालांकि गतिरोध अभी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स केजरीवाल ने किए हैं, उनकी सरकार ने, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अब कंटेम्प्ट में वो चले गए हैं। यानी अब चीज़ों का फैसला क्या हो रहा है, हमारी मसला क्या है कि क्या गवर्नर हाउस से सरकारें चलेंगी या प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह हैं और वो अफसरों से काम लेंगी, या चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराया जाए, कैसे बनाया जाए, इसके फैसले क्या मनमाने तरीके से राजभवन से होंगे। तो बहनों भाइयों, ये कोई नई बात नहीं है। इस देश की राजनीति में 356 का इस्तेमाल करके न जाने कितनी सरकारें गिराई गईं और फिर गलत तरीके से सरकारें बनाई भी गईं। उत्तर प्रदेश इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां एक दिन में दो चीफ मिनिस्टर थे और दोनों मुख्यमंत्री कार्यालय पर कब्जा करके एक एक कमरे में बैठे थे, जगदम्बिका पाल, कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश ऐसे कामों की बड़ी प्रयोगशाला है बहनों भाइयों। उत्तर प्रदेश ऐसे इस तरह की चीज़ों को मार्गदर्शन प्रदान करता है और शुरू से करता आया है। लेकिन अब जब से स्थिर सरकारों का दौर 2007 से शुरू हुआ है, ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में बंद हो गई हैं, वरना यहाँ तो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद ये भी मसला है कि राजभवन कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, बजाय
उसको जो संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है इसके। जब सरकारें चुनकर आती हैं जनता के बीच तो जवाबदेही भी उनकी बनती है, और जब कोई पार्टियां अलायंस करके सरकार बनाती हैं तो उनमें अनावश्यक तोड़फोड़ भी कई सवाल उत्पन्न करती हैं। शिवसेना इसकी उदाहरण है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसकी उदाहरण है। लेकिन कमी इस बात की उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की भी रही है कि उनकी पार्टी में ही वर्टिकल डिवीजन हुआ। एकनाथ शिंदे कोई बीजेपी से नहीं आए थे, शिवसेना के भीतर मौजूद वो ताकतवर नेता में थे। ठाकरे बीमार पड़े, घर में बंद हो गए, उनके बेटे और उनकी पत्नी चीज़ों को समझ नहीं पाए, और एकनाथ शिंदे जिनके पास ठाकरे ने पूरे अधिकार दिए थे, उन्होंने पूरी पार्टी को वर्टिकली डिवाइड कर दिया। तो अब इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में क्या है? क्या यह मुनासिब वक्त है कि अब आम चुनाव वहां करा दिए जाएं? ठाकरे तो यही डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और शिंदे कह रहे हैं ये तो जो कोर्ट से आर्डर आए उनकी जीत है। कोश्यारी ने भी स्टेटमेंट दिया है, भगत सिंह कोश्यारी तत्कालीन राज्यपाल, कि ये तो वही है, मेरे फैसले को ठीक बताया है। लेकिन इस पर कोई नहीं बोल रहा कि चीफ विप के फैसले को, के नियुक्ति को ही गलत माना है, यानी बुनियाद को ही गलत मान लिया है, तो ऊपर लिए गए फैसले भी गलत हैं। कॉम्प्लिकेशन है, इनको भी थोड़ा मिला है, उनको भी थोड़ा मिला है कोर्ट से। थोड़ी और क्लैरिटी जब आएगी, जब लार्जर बेंच के पास ये मामला जाएगा। लेकिन बहनों भाइयों, राजभवन की उत्सुकता, और कई राज्यों में ऐसा चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि स्पेशली साउथ के राज्यों में राजभवन और चुनी हुई सरकारों के बीच झंझट है। तेलंगाना इसका उदाहरण है, तमिलनाडु इसका उदाहरण है, केरल इसका उदाहरण है, पश्चिम बंगाल उदाहरण था, लेकिन आजकल थोड़ी वहां शांति छाई हुई है। लेकिन जहां जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, राजभवन वहां एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये दिख भी रहा है। कुछ आए आप बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। दोनों हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और ऊपर वाला हमारा साथ देता रहा। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले 8 साल के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज्यादा काम कर सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय कानून की सारी परिधियों को देखते हुए ही कोई निर्णय देता है, वो भी बंधा हुआ है कानून से, और कानून की परिभाषा जहां पर आती है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है। और मुझे लगता है जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया वो सभी पक्षों पर मान्य और बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर स्पेक्युलेशन करते हुए हमारी सरकार जाएगी, ऐसा कहते थे, आज उनको उसका जवाब मिल गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। नैतिकता के आधार पर महाराष्ट्र सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। उन 15 विधायकों को सदस्यता निलंबित होनी चाहिए। पूरे बिक के जाकर वोट उन्होंने किया था और समर्थन दिया था। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आसिम वकार MIM से हैं, सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, किशोर तिवारी शिवसेना के प्रवक्ता हैं, CB पांडे साहब फार्मर जज हैं और संवैधानिक मामलों के बड़े जानकार हैं, वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आज के कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। संजय सिंह जी, भाई नैतिकता तो ये कहती है कि सरकार को कुछ फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये कुछ और बात कहता है, चीफ विप की नियुक्ति को ही इलीगल बताता है। और दिल्ली में क्या हुआ ये भी सबके सामने है कि सर्विसेज LG से लेकर चुनी हुई सरकार को दे दी गई, उसके बावजूद अब तक ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ब्रिजेश जी नमस्कार आपको। सबसे पहले तो महाराष्ट्र को ही लेते हैं। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सरकार के खिलाफ नहीं है, और सरकार हमारी अक्टूबर 2024 तक चलेगी। महाराष्ट्र की जो है, ये जो विरोधी दल जो हसीन सपने देख रहे थे कि सरकार चली जाएगी, ये इनके सपनों को कुठाराघात हुआ है। और जहाँ तक चीफ विप की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अधिकार सिर्फ स्पीकर के पास है। अगर ये 16 विधायक अयोग्य हैं या नहीं है, ये स्पीकर ही तय करेंगे, हम नहीं कर सकते तय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। और सुप्रीम कोर्ट स्पीकर से जुड़ी शक्तियों को लेकर नाबाम रेबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्धारित किया है, संविधान पीठ को रिफर किया कि भाई 7 जजेस की बेंच को हम आगे रिफर करते हैं।
तो इसमें ऐसा कुछ पर नहीं आपने है। वो देखा, उन्होंने भी कहा कि चीफ व्हिप की नियुक्ति इलीगल है, वो सिर्फ पार्टी अध्यक्ष नहीं नहीं, उन्होंने देखिए कहा है, स्पष्ट कहा है। हाँ नहीं नहीं, देखिए उसमें साफ कहा है कि ये हम निर्णय नहीं कर सकते, ये स्पीकर के हाथ में है। अयोग्यता का निर्णय स्पीकर के पास है। हाँ, तो लेकिन चीफ व्हिप मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट है। जो कंटेंशन उसका इशू है वो यही है जी जी, चीफ व्हिप अपॉइंटमेंट। ये दिल्ली में क्यों नहीं केजरीवाल को काम करने दे रहे हो? केजरीवाल तो अपना काम कर रहे हैं, नहीं, अब खूब कर रहे उन्होंने हैं। सर्विस सेक्रेटरी को हटाया, आपने इतना हटा क्यों नहीं इतना किया? ब्रजेश जी इतना काम कर रहे हैं कि इनके दो मंत्री जेल में हैं, इससे ज्यादा और क्या काम कर सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी पे भी तलवार लटकी हुई है। अच्छा। और हाँ, ज्यादा काम करेंगे तो फिर शराब के और बड़े बड़े घोटाले होंगे वहां, तो ये तो होंगे, आपको पहले से पता है। बिल्कुल, ये तो देखिए इनके चरित्र से पता चल गया है। इन्होंने यही कहा था ना, केजरीवाल जी ने, इनके पुराने बयानात निकाल के देख लीजिए। अच्छा, केजरीवाल कह रहे थे कि चुनाव के पहले उनको जेल डाला जा सकता है, जैसा करेंगे, ऐसा सतपाल मलिक कह रहे थे। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे ब्रजेश जी। कोई कानून संविधान से ऊपर थोड़ी ना है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति, तो ये वाला फैसला भी संविधान कानून का लागू करा दो, तो कर सर्विसेज दे दो, उनको काम करने दो। केजरीवाल जी अगर सही ट्रैक पे चलेंगे तो सब कुछ होगा उनके लिए। क्या है सही ट्रैक मतलब? वो तो जो कर रहे हैं, आपके दरवाजे बैठे तब? नहीं नहीं, हमारे दरवाजे पे ना बैठे, सही जनता ट्रैक के का लिए काम मतलब कर क्या रहे है? हैं ब्रजेश जी। जनता क्या के करें लिए सही अब ट्रैक में? 45 करोड़ के आलीशान बंगले में रह रहे हैं, तो अब क्या कहा जाए इनको। ये थैंक तो यू, शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। किशोर तिवारी शिवसेना के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है महाराष्ट्र की सरकार को लेकर, इस पर आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं? बीजेपी कह रही कि उनकी सरकार तो कंटिन्यू रहेगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर निर्णय लेगा तो स्पीकर अपना टाइम लेगा, क्योंकि स्पीकर को बीजेपी ने बनाया हुआ है। पर संजय सिंह, तुमने पूरी आर्डर ही नहीं पढ़ी। आपके गवर्नर की एक्टिविटीज इंट्रा पार्टी थी, इंटर पार्टी थी, यानी वो गवर्नर हाउस का मिसयूज हुआ, स्पीकर का मिसयूज हुआ। ब्रजेश मिश्रा, आपने स्पष्ट कहा कि स्प्लिट जो ग्रुप बगावत किया था उसका ही व्हिप अपॉइंट कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर हाउस के आदेश को इलीगल बताया, स्पीकर के आदेश को इलीगल बताया, लेकिन आखिरी में उनके ही भरोसे छोड़ दिया ना। मुझे समझ में नहीं आया। अब हम तो ये अयोध्या टाइप का फैसला हो गया कि तुम भी 5 एकड़, तुम भी 5 एकड़। अरे भाई, हमको कौन सा 5 एकड़ मिला? खुश अरे तो अब आपकी मिश्रा, इज्जत बच गई। अरे मैं अभी बता रहा हूं, नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक चौपट बना दी है अभी और एक निर्णय दिया है, लेकिन एक अवैध सरकार को चलने भी दिया है, एक इलीगल गवर्नमेंट को चलने दिया है। इसलिए मैं मेरी नाराजगी दे रहा हूं और खुल के नाराजगी दे रहा हूं। ऐसा कैसा आदेश जिसमें गवर्नर ने इलीगल काम किया, स्पीकर ने इलीगल काम किया। ये संजय सिंह, तुमने सत्ता का दुरुपयोग किया और इलीगल सरकार बनाई महाराष्ट्र में, लोक नियुक्त सरकार को गिरा दिया। ये बहुत गलत तो अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? हुआ और इसका जनता बदला लेगी। ऑप्शंस क्या है आपके 24 तक चले या उसके पहले गिरे, लेकिन उसके बाद तो आप ना केंद्र में रहेंगे ना राज्य में रहेंगे, ये मैं अभी बता रहा हूं। और असीम वकार, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, नमस्कार। जी, बड़ी उम्मीदों के साथ आपने नमस्कार किया है, जरूर कुछ बेहतर वो आपके लिए लेकर आए होंगे। तिवारी जी, बस मेरे साथ बने रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। एक और स्टेक होल्डर हैं जो कल के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से प्रभावित हैं, आम आदमी पार्टी। वैभव महेश्वरी मुख्य प्रवक्ता हैं उनकी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, मेरे साथ मौजूद हैं। वैभव जी, स्वागत आपका। तो आपको आपके अधिकार मिल गए जो कल सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे सर्विसेज के मामले में? ब्रिजेश जी, जब चुनाव होता है तो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और जनता उनको वोट का बटन दबा के अधिकार देती है। तो ये जनता ने 2-2 बार हमें पूरे अधिकार दिए, लेकिन बीच में कोई डकैत थे वोटों के, उन्होंने ये अधिकार हमसे छीने। तो जैसे ये दिल्ली की पहली सरकार बनी थी, 3 महीने के अंदर इन लोगों को दिखाई पड़ा कि ये सरकार आई है, ये तो काम करेगी, ये तो स्कूल खोलेंगे, अस्पताल बनाएंगे, तो इसमें हमारी जो दुकान है वो गड़बड़ हो जाएगी। इन्होंने वो अधिकार छीन लिया और उसके बाद लगातार साजिशें कर करके सरकार के हर डिसीजन को रोका। यानी इतने तंग आ गए थे 8 साल में इनसे कि हर चीज के लिए कोर्ट जाना, हर चीज के लिए कचहरी जाना, हर चीज के लिए एलजी के पास गिड़गिड़ाना, हर चीज के लिए
मतलब इतना ज्यादा परेशान। आप सभी ने देखा है कि सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए एक मुख्यमंत्री को एलजी के यहां जाकर धरना देना पड़ता है और 7 दिन तक वहां रहना पड़ता है। और एलजी जो है इनके, वो इतने बेशर्म होते हैं, इतने संवेदनहीन होते हैं कि वो इस पर भी सुनते नहीं। एक एफआईआर नहीं कायम करा सकते, एक ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक किसी को पोस्ट अभी नहीं कल कर जब सकते। से आदेश आया है, आपको आपके अधिकार तमाशे इन्होंने वापस करके मिले रखे हैं। या नहीं मिले? अब जो आदेश आया है वो बहुत ही क्लैरिटी है उसके अंदर, और आदेश आने के बाद जरूर हमें खुशी थी कि अब दिल्ली के काम हो पाएंगे और 10 गुनी स्पीड से काम हो पाएंगे। बिना शक्तियों के हमने इतना कर लिया, तो बिना ताकत के साथ तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कल फिर से एक बाधा आई है। अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी का ट्रांसफर का आदेश मुख्यमंत्री ने जारी किया और इन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। अब ये संविधान की बात करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ये देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, सब धोखा देते हैं, झूठे हैं, मकार हैं, बिल्कुल किसी चीज को मानते नहीं। ये एलजीज के जरिए, गवर्नर्स के जरिए अपने हाथ में पावर रखना चाहते हैं, चाहे गुंडा तंत्र हो, लूट तंत्र हो, वोट तंत्र हो, कोई भी किसी चीज क्या इसी उद्देश्य से आप कंटेम्प्ट पिटीशन लेकर गए? खुश हो गए संजय जी बता रहे थे जी, दोबारा से पिटीशन लेके कंटेम्प्ट लेकर गए हैं क्या? कह रहे थे कि ये 2 कंटेम्प्ट लेके गए हुए हैं और कंटेम्प्ट से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बहुत बेशर्मों की तरह से हंस देंगे फिर जाके कोर्ट में। लेकिन कितना ज्यादा इस न्यायपालिका का समय बर्बाद किया जा रहा है एक इशू को लेकर। आप देखिए, चुनाव आयोग ने ये कोर्ट में जाने के बाद में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता हमको दी, जबकि इतना सीधा साधा मामला हो तो कैलकुलेशन के आधार पर ऑटोमेटिकली दे दिया जाता, उसके लिए भी कोर्ट जाना। ये संजय कह रहे थे कि राइट ट्रैक पे चलो, सब अधिकार मिल जाएंगे। ये कौन सा राइट ट्रैक पे आपको चलाना चाहिए? राइट ट्रैक ये है कि जो अच्छी भली, राइट ट्रैक मतलब अडानी ट्रैक, अडानी ट्रैक पे चलिए सब ठीक चलेगा, मालिक के ट्रैक पे चलिए, सेठ जी के ट्रैक पे चलिए, सब ठीक चलेगा। शराब घोटाला इनके सपनों में जो आ रहा है, इनकी ईडी और सीबीआई 1 रुपए ढूंढ नहीं पा रही है, इनके सपनों में शराब घोटाला, शराब घोटाला। चक्कर क्या है कि बीजेपी का शराब माफिया जो है वो गुजरात के अंदर जो इतना एक्टिव है, वो दिल्ली के अंदर काम नहीं कर पा रहा। तो इनको इतनी खलबली मची हुई है, इतने परेशान है ये लोग कि ये शराब घोटाला करके सोते हैं और वही करते करते जागते हैं। बड़ा अफसोस होता है इनकी बातें सुनकर, इनके काम देखकर। ये देश के लोगों का, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का इन्होंने 8 साल बर्बाद किया है और इसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। और शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और स्टेक होल्डर महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी एमवीए की अलाइंस पार्टनर्स में से एक कांग्रेस। सुधा मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सुधा जी, स्वागत है आपका। अब जब महाराष्ट्र सरकार को लेकर और उस वक्त जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए, जो कुछ भी फैसले लिए गए, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। हालांकि स्प्लिट वर्डिक्ट है ये, कुछ पार्ट शिंदे गुट को राहत मिली है, कुछ उद्धव ठाकरे के गुट को राहत मिली है। कांग्रेस क्या स्टेक रखती है, क्योंकि कांग्रेस भी सरकार में सम्मिलित थी? ब्रजेश जी, सबको नमस्कार। मेरा जो महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया और जो उसकी बातें खुल के आई हैं, उसमें कम से कम हमें ये समझने में और विश्वास करने में हर्ष का अनुभवन होने लगा है कि चलिए कम से कम कोई तो संस्था है जो कम से कम इस संविधान की बात करेगी। और सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी, जो दुख की थोड़ी सी है कि शुरुआत में ही ये बताते हुए कि जो भी सरकार है उसने संवैधानिक जो नियम थे, जो संस्था के अकॉर्डिंगली काम होने चाहिए थे, उस पर कोई काम नहीं किए गए। फिर भी चूंकि उद्धव जी ने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए हम उनको फिर से बहाल नहीं कर सकते हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ये बात मान रही है कि जो सरकार चल रही है वो संवैधानिक रूप से नहीं बल्कि हथियाई गई सरकार है। लेकिन अब वही है ना कि जब आपके पास कोई निर्णय पर हो, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? नहीं, मैं आ रही हूँ बिल्कुल। चीफ साहब की बात सही है उसमें। आप जानते हैं हमारे संविधान में तिवारी जी आऊंगा प्लीज। तिवारी जी पहले राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज। मैं बोल दूं, पूरा टाइम मिलेगा, अपनी डिबेट बहुत बढ़िया है जी। मैं हमेशा चाहती हूँ कि अपने देश में शिक्षा और किताबें ये हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। संविधान में एक शब्द आता है अभिव्यक्ति की आजादी, जिसमें 2 शब्दों का प्रयोग है, शुचिता और सदाचार। आप जानते हैं अगर उद्धव जी ने उस समय दिया तो वो नैतिकता का एक आधार बनता था कि जिस पार्टी का व्यक्ति ही उसके विरोध में खड़ा हो जाए, पीठ में छुरा घोंप दे, तो नैतिकता क्या कहती है। आप जानते हैं उद्धव जी ने अपना जो उनका कद है वो बड़ा किया है, और जिनका कद गिरा है, जो पद पे बैठे हुए हैं, मैडम युद्ध में अंत में जीत इंपॉर्टेंट नहीं। मैं आ रही हूँ इतिहास उन्हीं लोगों का जीत लिखी जाएगी। बताओ, एक कहानी छोटी सी, प्लीज समय दीजिएगा। एक चिड़िया जंगल में आग लगी थी, वो अपने चोंच से पानी डाल रही थी। सब लोग हंस रहे थे उसके ऊपर कि क्या कर रही हो, आग बुझेगी नहीं।
चिड़िया ने कहा बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि आग नहीं बुझेगी, जंगल जानता है कि आग नहीं बुझेगी, और ये आग भी जानती है कि मेरे से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। शुक्रिया आपका। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। उसके बाद 2 और मेहमान, विशेष मेहमान मेरे साथ रहेंगे इस कार्यक्रम में। अनूप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजभवन की इस एक्टिविज्म को आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? हम लोग बराबर ये बात कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से आती है वो विचारधारा हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों की प्रशंसक विचारधारा रही, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों में इनका विश्वास नहीं रहा। और आप भी इस बात को देखते होंगे और तमाम हमारे मित्र भी शायद सहमत होंगे कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लोकतांत्रिक मर्यादाओं का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है और राज्यपाल के पद को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और राज्यपाल पद की गरिमा लगातार गिरती जा रही है। कई अकेले महाराष्ट्र की बात नहीं है, कई राज्यों से इसके पूर्व में ऐसे समाचार आते रहे हैं, हम लोग देखते रहे हैं कि राज्यपालों की गतिविधियां जो भाजपा द्वारा सरकार द्वारा नियुक्त थे वो माननीय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के बजाय वो किसी पार्टी के एजेंट जैसी ज्यादा लगी। उत्तर प्रदेश में एक राज्यपाल महोदय थे जो अपराधों की समीक्षा तक करने लग जाते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। नहीं, उसके पहले मैं आपको नेताजी की सरकार में ले चलूंगा। तत्कालीन राज्यपाल जो 2005-7 के बीच नेताजी की गवर्नमेंट थी, विधानसभा का सत्र चल रहा था और 36 बार कैबिनेट की बैठक बुलाकर सत्र को बढ़ाने की बात नेताजी ने की थी, मुलायम सिंह यादव ने। और तत्कालीन राज्यपाल चाहते थे कि विधानसभा खत्म हो, सत्र खत्म हो, सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, बड़ा इतिहास है कि कोई अगर एक गलत परंपरा किसी राजनीतिक दल ने डाली है तो वो लोग जो चाल चरित्र और चेहरा की बात करते हैं, पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं, क्या उनको उन चीजों को अपनाना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए? ये तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक मानदंडों के उच्च मानदंडों की स्थापना की थी। तो आपका ये मानना है कि राजभवन का राजनीति में इस्तेमाल कर रहा है सत्ता पक्ष? वैसे कोई नई बात नहीं है, जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है वो राजभवन से यही सब करवाता है और ये इतिहास है हमारे देश का। बीजेपी जो कर रही कोई नया काम नहीं है। सुधा मिश्रा की पार्टी सिखा गई है, ट्रेनिंग दे गई है। मेरी बात पूरी हो जानी। महत्वपूर्ण ये बात है कि आज जो लोकतांत्रिक विधायिका से संबंधित मसलों में लगातार सुप्रीम कोर्ट को और उच्च न्यायालयों को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसकी वजह यह है कि लगातार सत्ता लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का इस तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। थैंक यू अनूप जी। जो एक पार्टी विशेष के पक्ष में जाने ले जाने बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ। मेरा अंतिम बात हो जाने दें जी। मेरा यह मानना है कि स्पीकर महोदय के, महाराष्ट्र के स्पीकर महोदय के ऊपर जो उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी है वो भी आई ओपनिंग टिप्पणी है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में अगर जरा भी शर्म बची हो तो उसको अपने राज्यपालों को निर्देशित करना चाहिए कि वो किसी पार्टी के एजेंट के तरीके काम न करें बल्कि बहुत शुक्रिया आपका संडा जी, धन्यवाद। मेरे साथ फार्मर जस्टिस सीबी पांडे साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। पांडे जी बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट से सर जो कल 2 बड़े आदेश निकले, आप इसकी व्याख्या संवैधानिक मामलों के एक्सपर्ट होने के नाते किस तरह से करते हैं? मैं बात महाराष्ट्र और दिल्ली की कर रहा हूँ। देखिए, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं। पहला तो अगर आप महाराष्ट्र का मामला लीजिए तो इसमें एक बिल्कुल साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गवर्नर की भूमिका बिल्कुल असंवैधानिक थी। जो शुरू से लेकर अंत तक उनकी भूमिका असंवैधानिक थी और ये कोश्यारी साहब वही गवर्नर हैं जब ये भाजपा वहाँ जो सरकार शुरू में जब सरकार बनने की थी, जब चुनाव हुआ था तो गठबंधन बनने के बाद से सरकार बनने की बात चल रही थी, तो उसी समय ही इन्होंने शरद पवार के भतीजे को बुला के और रात को 4 बजे या भोर में तुरंत शपथ दिलाया। तो अब ऐसे राज्यपाल से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब प्रक्रिया उन्होंने अपनाई कि सवेरे बुला के 2 आदमी को शपथ दिला के और ताकि तोड़ फोड़ करके सरकार बना ले। उन्होंने उसके बाद ये किया, बिल्कुल असंवैधानिक काम किया।
तो एक तो उनका असंवैधानिक काम किया, लेकिन अब उनकी सरकार जो बच गई है वो बची नहीं है। तत्काल जो है स्पीकर जिस दिन अगर फैसला लेंगे कि ये लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, जैसे ये जितने सदस्य हैं 16 हैं जी, तो फिर ये सरकार गिर जाएगी। तो अब डिस्क्वालिफिकेशन का मामला तो इनको अब निर्णय स्पीकर को लेना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में एमएलए के मामले में निर्णय नहीं ले सकता है। तो स्पीकर को कह दिया है कि आप डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में लीजिए फैसला, और अगर नहीं लेते हैं तो लोग पुनः सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट टाइम बाउंड कर देगा कि इतने समय में डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला लीजिए। तो ये सरकार बची नहीं है, समझ लीजिए, असंवैधानिक ढंग से आई है। तो अब इसको एक मौका थोड़ी देर के लिए मिला है, अगर ये सरकार जाती है तो मान के चलिए कि जिस दिन फैसला होगा उसी दिन ये सरकार चलेगी। सर दिल्ली के मामले तक दिल्ली की बात है, देखिए दिल्ली के मामले में तो संविधान बिल्कुल स्पष्ट था। अब ये पता नहीं क्यों दिल्ली के मामले में इस तरह एलजी जो है उसको इस तरह उलझा रहे थे। दिल्ली में संविधान में देखिए, दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका स्पेशल स्टेटस है, सब यूनियन टेरिटरी जैसा नहीं है। वो अनुच्छेद 239 में सिर्फ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देके एक विशेष प्रकार का यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और इसके अंदर स्पेशल है, दिल्ली के ही नाम से बनाया गया है, कोई अन्य यूनियन टेरिटरी जैसा नहीं है। वहां लिखा हुआ है दिल्ली, अकेले दिल्ली का जी। और उस संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि जो यूनियन स्टेट लिस्ट के 2-3 विषय है, जैसे कि गृह विभाग है और भूमि विभाग है और लॉ एंड ऑर्डर है, ये इनके पास नहीं रहेगा, बाकी इन्हीं के पास रहेगा। तो इसका मतलब इन तीनों विभागों को छोड़ के वो वैसे ही है जैसे कि राज्य की सरकारें हैं। तो राज्य सरकार कैसे काम करती है? राज्य सरकार विधानसभा के इनके हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करती है। तो आप इन तीनों विभागों को अलग करके ये समझिए कि वो राज्य सरकार है और राज्य सरकार जैसे काम करती है वैसे काम करना है। इसी को उन्होंने स्पष्ट कर दिया, संविधान में पहले से था, उसी को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब एलजी को ये सोचना है, जैसे अब जगह यूनियन टेरिटरी के समझते हैं कि वो जो निर्णय देंगे उसको राज्य सरकार मानेंगे, तो वहां तो एलजी जो है यूनियन टेरिटरी में, वो यूनियन टेरिटरी में एलजी कुछ नहीं होते, मुख्य होता है केंद्र सरकार, वो केंद्र सरकार शासित माने जाते हैं। ये केंद्र सरकार शासित नहीं है, ये है कि एक आप समझ लीजिए कि है तो एक तरह से एक स्पेशल स्टेटस का राज्य सरकार है जिसके पास अपनी असेंबली अधिकारों में उनके कम ही कर दिया गया जी, कुछ अधिकारों को कम कर दिया गया, उसी अधिकारों के अंदर को उनको काम करना, बस इतना ही था, उसी को उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया जी। ऑलराइट सर, हमारे साथ बने रहिएगा। आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी हैं, और किशोर तिवारी जी जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, वो काफ़ी देर से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वकार साहब बोलें। बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये राजभवन से आजकल जो कुछ भी हो रहा है, राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। आप किसी भी राज्य का देखें जहाँ भी अपोजिशन की गवर्नमेंट है, वहाँ ये एक्टिविज्म आपको गवर्नर हाउस का दिखाई देगा। महाराष्ट्र और दिल्ली के मामले पर जिस प्रकार से फैसला आया है, वो क्या संकेत देता है? बहुत शुक्रिया आपका, और किशोर भाई का भी बहुत शुक्रिया। देखिए, जब ये फैसला आया तो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि महाराष्ट्र के बारे में ये फैसला आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो मैंने कहा भाई, मैं बहुत काबिल आदमी नहीं हूँ, मैं जज ही नहीं हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ, जजों की तरह सोच नहीं सकता। कहने फिर भी हमने मेरे हिसाब से जो आम आदमी सोच रहा है उसके हिसाब से फैसला ऐसा है कि जो ज़मीन थी वो उद्धव ठाकरे की, उस ज़मीन के ऊपर अवैध कब्जा हो गया। उस कब्जे के ऊपर बिल्डिंग बनाने का जिसने आदेश दिया वो भी गलत, जिसने बिल्डिंग बनाई वो भी अवैध, और उस बिल्डिंग में जो रह रहा है वो भी अवैध। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मान रहा है कि जमीन उद्धव ठाकरे की, लेकिन रहेंगे वो अवैध कब्जेदार उसके अंदर। समझ गया ना फैसला आप? नहीं, मैं समझ गया। समझ गया फैसला? नहीं, बहुत अच्छे समझाते हैं। हाँ, बस यही फैसला है। तिवारी जी यही तो प्रतीक्षा कर रहे थे सुनने की। यही फैसला है सर कि सब कुछ उद्धव का। क्या चल रहा है राजभवनों में आजकल? नहीं सर, देखिए, कोश्यारी साहब जो थे उन्होंने पहला कदम ही गलत उठाया था। सरकार की शपथ जो उन्होंने अभी पांडे जी बोले, जज साहब, वो वाकई गलत कदम था। गवर्नर संविधान की शपथ लेता है और कहता है हम प्रदेश सरकार पे नजर रखेंगे। ये थोड़ी ना कहता है कि प्रदेश सरकार पे कब्जा कर लेंगे। जनता चुनती है वोट देकर, और गवर्नर साहब ने असंवैधानिक काम किया, संविधान की शपथ लेकर अवैध काम किया। न्यायालय भी कह रहा है कि जो चीफ व्हिप वो भी गलत। जब सब कुछ गलत है तो सरकार सही कैसे? दूसरी बात कि गवर्नर साहब ने सब कुछ असंवैधानिक किया और झम से इस्तीफा दिया और भाग खड़े हुए चले गए उत्तराखंड।
और जाके रहने लगे आराम से। नहीं, अब तो वो है नहीं, गवर्नर पद तो छोड़ दिया। वही तो मैं कह रहा हूं, इस्तीफा दिया और भाग गए। वो सब जानते हैं उन्होंने अवैध काम किया। क्या उन्हें भी एहसास था? बिल्कुल एहसास था सर, इसीलिए इस्तीफा दिया उन्होंने। दूसरी बात, उद्धव साहब से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अगर आसिम वकार आपकी जगह मुख्यमंत्री होते तो सदन में हम घुटने ही नहीं टेकते, आप हमें निकाल देते। भाई आपको चुना है जनता ने, विधायकों ने नहीं चुना है। जो जनता थी वो आपके साथ थी। विधायक गद्दार हो गए थे, दोबारा चुनाव में फिर जाते आप। तो जनता जिन्होंने चुन के भेजा विधायकों को, वो उनको आईना दिखाती, भगाती दौड़ा दौड़ा कर सबको। आप भाग क्यों खड़े हुए? भागना नहीं चाहिए था, लौटना चाहिए था, आखिरी दम तक लौटना चाहिए था। यही बात न्यायालय ने कही कि आप भागे क्यों, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। गलत मशवरेकार के चक्कर में पड़कर इस्तीफा दे दिया। और मैं स्वागत करता हूं न्यायालय का, खाली इतनी गुजारिश करता हूं कि जमीन जिसकी है बिल्डिंग भी उसी को दे दीजिए। ओके, लेकिन ये बताइए, राजभवनों का ये जो पॉलिटिकल यूज है, ये कोई पहली बार तो है नहीं, इस देश में बहुत समय से चल रहा है ये सब। नहीं सर, ये मैं समझता हूं कि निर्वाचित सरकारें जो हैं, जो चुनी हुई सरकारें हैं, जो जनता चुन रही है, उनके ऊपर अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। अरविंद केजरीवाल साहब जीत गए, उनके हक में फैसला आ गया। ये असल में अरविंद केजरीवाल जी की जीत नहीं है, ये दिल्ली की आवाम की जीत है। जब चुनाव में गए तो आवाम ने सारा का सारा अपना जो बागडोर थी दिल्ली प्रदेश की और अपनी, वो आम आदमी पार्टी के हाथ में दी। कहा कि हमारे फैसले आम आदमी पार्टी लेगी। लेकिन भारत की सरकार कहने लगी कि नहीं, कुछ नहीं, आम आदमी, आवाम के सारे फैसले एलजी साहब लेंगे। एलजी साहब एक्चुअल में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, और गवर्नर ये संविधान की शपथ लेके नहीं आ रहे हैं, ये हुक्मरानों के बात मानने आ रहे हैं। जो दिल्ली के तख्त पे बैठा हुआ है, ये सब उसके लिए काम कर रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये महाराष्ट्र और दिल्ली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसको लेकर पावर कॉरिडोर में क्या चर्चाएं हैं, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? और दूसरा, क्या राजभवनों का हस्तक्षेप जरूरत से कहीं ज्यादा बढ़ गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो न्याय की सर्वोच्च अदालत है, और उस पर जब अंतिम कहीं न्याय नहीं मिलता तो अंत में उस पर जिम्मेदारी आती है कि वो न्याय करे। और सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान जैसे देश में भी बड़ी मजबूत है, जहां पर लोकतंत्र रसातल में चला गया हो, लेकिन कोर्ट सरकार के फैसलों को पलट देती है। और वहां भी कोर्ट की ताकत का लोग एहसास कर रहे हैं, जिस पाकिस्तान को हम रात दिन कोसते हैं। भारत तो बहुत उससे तरक्की कर चुका है और बहुत मजबूत लोकतंत्र है, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट की ताकत तो बहुत असीमित है, और जन कल्याण के लिए उसके फैसले ऐतिहासिक आते रहे हैं और आते रहेंगे। अब दिल्ली और महाराष्ट्र की बात आती है कि आधी सरकार और पूरी सरकार, ये जो स्पेशल दर्जा है, इस स्पेशल दर्जे में भाई आधा कपड़ा पहना के आधा छोड़ दिया आपने आदमी को, आधा पेट खिला के कितने दिन आप चलाएंगे? देखिए, या तो पूर्ण राज्य बना दीजिए और या तो केंद्र शासित प्रदेश रहने दीजिए। जब केंद्र के मुताबिक वहां पर सरकार नहीं होगी तो वहां पर असुविधा और परेशानी होनी है, क्योंकि केंद्र की सरकार दिल्ली देश की राजधानी वहाँ बैठती है। अभी पुलिस केजरीवाल को दे दी जाए तो हो सकता है कि वो कई केंद्रीय मंत्रियों को ही बंद कर दे, उपराज्यपाल को ही घेरवा दे। तो ये भी एक बड़ी समस्या आ सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है। तो वहाँ पर पुलिस तो केंद्र को दे दी गई, लेकिन चुनी हुई सरकार कोई काम न कर पावा, ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि ना वो अपने किसी अफसर को डांट सकती है, ना उनकी कोई जांच करा सकती है। सब पे एलजी साहब निर्णय करेंगे, तो फिर एलजीए को ही चुनवा लें, सुन्नी सरकार के चुनाव कराने की जरूरत क्या है? ये एक ऐसा विरोधाभासी स्थिति है जो संवैधानिक दृष्टिकोण से अब बहुत लंबी नहीं खींचनी चाहिए, इसको समापन होना चाहिए। इस पर देर सवेर कोई बड़ा निर्णय कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और नहीं तो देश की संसद कर दे। केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने, चुनी हुई उनकी सरकार है, उनके डिप्टी सीएम जेल में पड़े हुए हैं,
उनके परिवहन मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। अगर बीजेपी की सरकार होती केंद्र दिल्ली में तो फिर ये सब नौबत थोड़ी होती, फिर तो मेल मिलाप रहता, सब आपस में अच्छा रहता। अब बात आती है कि केजरीवाल क्या करें। वो यमुना नदी में एक बार छठ पूजा पे बड़ा झाग आ गया तो बड़ा बवाल मच गया कि ये तो गंदे पानी में लोग छठ पूजा मनावे। फिर एलजी साहब पुराने वाले दस्तखत नहीं कर रहे तो वहाँ केजरीवाल उनके घर में पहुँच गए धरना देने, एलजी के घर में धरना चला। तो अब कल जो ट्रांसफर हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो भी एलजी ने रोक दिया। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो तबादले आईएएस अफसरों के रुके हुए हैं। देखिए महाराष्ट्र में ब्रजेश जी मैं कहूँगा कि बीजेपी घाटे में है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2.5 साल हमें बना दो, 2.5 साल तुम रहो सीएम, और उद्धव ठाकरे तो 2.5 साल रह के गए और उसके बाद भी बीजेपी अपना नहीं बना पाई। फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाए बैठी है, दूसरा एकनाथ शिंदे को झेल रही है डिप्टी सीएम और सीएम के रूप में। अगर उस समय भी ये समझौता मान लिए होते तो आज 2.5 साल तो कम से कम बीजेपी का मुख्यमंत्री रहता। तो वो बीजेपी देखिए वहां नुकसान में है। अब राजनीतिक मजबूरियां ऐसी हैं कि शिंदे को बनाए रखना है। कौन नहीं चाहता जो मुख्यमंत्री रहा हो वो डिप्टी सीएम बना बैठा है। ये विचित्रता कभी आप देखेंगे हाँ, नहीं। ये गजब उदाहरण है। हाँ, इस तरह के तो ये जो लोकतंत्र में कहते हैं कि साहब चीर हरण हो गया, सरकारें लूट ली गई, ये परंपरा इस देश में बहुत पहले चली आ रही है। कोई पहली बार लोकतंत्र में इस तरह की स्थिति हम लोग नहीं देख रहे हैं। जिसकी जिसकी ताकत रही है उसने अवैध तरीके से सरकारें गिराई हैं, चुनी हुई सरकारें गिराई हैं, अतीत में भी गिरी हैं। और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले दिए, बहुत सारे फैसले आए। सार्वभौमिक का केस इस देश में एक बड़ा नजीर बना। तो आज एक बात और याद दिला दूं कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो बीजेपी की कई सरकारों को एक साथ गिरा दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। तब इतना मीडिया उडिया तेज नहीं था, इतना टीवी चैनल नहीं थे, लेकिन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो तो रहेगा ही। अब आई बात कि राज्यपाल और राष्ट्रपति, तो भाई ये तो सब प्रसाद पर्यंत ही हैं केंद्र के। जब एक बार कांग्रेस में एक राष्ट्रपति बनी थी तो बीजेपी ने कहा कि ये तो बर्तन मांजती थी उनके यहाँ, कांग्रेस नेताओं के यहाँ। बीजेपी भी तमाम बड़े आरोप लगाती थी। आज बीजेपी की सरकार है तो वो राज्यपाल अपना बनाती है और वहाँ पर चल रहा है अपना, वो भी अपने हिसाब से जो यशमैन होगा वो सबको पसंद है। तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है ब्रजेश जी, लेकिन इस लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेदारी अभी सुप्रीम कोर्ट ने उठा रखी है। जहां गलत होगा वहां कान अमेट देगी। तो इस पे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी गति से चल रहा है। लोकतंत्र में जो चुना है उसको अधिकार है, कई बार उसके फैसले अच्छे होते हैं, कई बार खराब होते हैं। मोदी का डंका बज रहा है, कब तक बजेगा? हर 5 साल में चुनाव होना है, जनता तय करेगी। अभी कर्नाटक का भी रिजल्ट आने वाला है, कांग्रेस को भी बड़ी उम्मीदें हैं। परिवर्तनशील है समय, तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि लोकतंत्र के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। और कुमार विश्वास जो आम आदमी पार्टी में थे, उन्होंने बड़ी अच्छी एक रचना लिखी थी आज गवर्नर के ऊपर, उसको सुनाऊंगा दिल्ली सरकार के ऊपर, कि अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं और जहां खबरें दबाव में हैं उस अखबार जैसे हैं। और हमें जनता ने तो दिल के चुनाव में जिताया है, मगर गवर्नर के यहाँ बंधक सरकार जैसे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बड़ा मौजूद शेर सुनाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट को हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता संजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं। संजय सिंह, इल्जामों का सारा ठीकरा बीजेपी पर ही है? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से ब्रजेश जी, सत्ता में हम हैं तो आरोप तो लगेगा, केंद्र में हैं
तो उसको स्वीकार करेंगे, होना चाहिए। क्यों तो इतनी ज्यादती हो रही भाई? हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, वो जाति जनता देख रही है। अब देखिए वो आपके प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, कह रहे थे कि डकैतों के, तो कभी इन्होंने मंथन किया किन डकैतों के साथ पहले सरकार बनाई थी जिसके खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन किया था? और वैभव जी, आप जैसे बेशर्म लोग, आप जैसे लोग शायद ही राजनीति में ढूंढे मिलेंगे। अन्ना हजारे जी को का यूज किया आप लोगों ने, केजरीवाल जी ने, और क्या बयान दिया था केजरीवाल जी ने? नहीं बीच में ना बोलिए, बीच में नहीं, मैं दूंगा नहीं बिल्कुल बीच में नो इंटरवेंशन में टाइम दूंगा, अपनी बारी में कहिएगा। वैसे हम ये सब इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक डेकोरम होती है, और ब्रजेश मिश्रा जी जिस तरह से कराते हैं हम उनका सम्मान करते हैं, ठीक है? तो क्या बोला था आपके नेता ने कि हम राजनीति, हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, हमें कोई पद चाहिए ही नहीं। पर ये बताओ, महाराष्ट्र में बनना है तो सीएम बन गए डिप्टी? नहीं देखिए ब्रजेश जी, सवाल की ये बात में तो दम है। नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं, ये आम आदमी है कहाँ? केजरीवाल के आम आदमी हैं, वो तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस से आए हैं, और जितने अच्छे लोग थे आपने सब बाहर कर दिया उनको। अभी कौन कौन अच्छे लोग थे थोड़ा? अरे साहब, अभी जिनकी कविता का नाम ले रहे थे, जितने हंसिए नहीं, ये जो आप नहीं पुराना नहीं है, जनता देख रही। और आप जैसा दंभी, जिन्होंने पंजाब में एक महिला पत्रकार को जेल में डाल दिया, मतलब आप कितना डरते हैं? मतलब आप तो बेशर्मी की पराकाष्ठा पार। अच्छा महाराष्ट्र पे आओ। नहीं महाराष्ट्र पे आएंगे, हम इनसे बात कर रहे हैं। आपने उस महिला पत्रकार को जेल में डाल दिया, आप मतलब हद है, नीचता की हद है आप लोगों की। आप लोग जा कहां रहे हैं? केजरीवाल क्या कहते हैं? हम लोकतंत्र नहीं, हम एनार्किस्ट हैं। जरा याद करिए, फ्लैश पीछे जाइए, क्या बोलते थे केजरीवाल? लंकेश याद है आप? रुक जाइए, अपनी बारे में बोलना, रुक जाओ, सुनिए, ध्यान रखिएगा, लंकेश बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ। रावण है आप लोग, आप राक्षस हैं। आप फोटो लगा के आपको नहीं, मैं दूंगा समय, आप अपनी बारे में बोल रहे हैं। सुनो सर, सुनने की क्षमता विकसित करो सर। बोलो संजय सिंह, कंप्लीट करो जी। सुनाते आप सबको हैं, सुन लीजिए आप। अरे महाराष्ट्र पे भी कुछ बोल दो। नहीं महाराष्ट्र पे तो जो है वो देख लिया, क्या है, सरकार हमारी है, 2024 तक चलेगी। हम किशोर तिवारी जी को धन्यवाद देंगे। वैसे तो ये हमें तुम कर रहे थे, ये हम सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल करेंगे। किशोर जी आपको धन्यवाद, आपने आज वो जो हिंदुत्व की विचारधारा लेके ठाकरे साहब चले थे उसको टांग दिया खूंटी पे, जब आपने असीम वकार जी को सलाम किया है। बधाई हो आप। ऑल राइट, बोलिए भाई तिवारी जी। इनको तो आपके सलाम पर भी इतराज है, इनको तो ये बर्दाश्त ही नहीं है सलाम। नहीं वैभव जी बीच में नहीं, अब उनको तिवारी जी की बारी। बोलिए तिवारी जी। देखो मैं अभी असीम जी, आपने जो बोला कि जब जमीन ही इनकी नहीं तो बिल्डिंग कहां से हो, और मैं सीपी पांडे साहब से एक सवाल करूंगा। पांडे जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं कि उन्होंने जज बोल के बहुत अच्छा काम किया था। पांडे जी मुझे एक समझा नहीं कि सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना इलीगल बोला, गवर्नर का पहला आदेश इलीगल बोला, बाद में विप नियुक्ति का स्पीकर का आदेश इलीगल बोला, उसके बाद चंद्रचूड़ साहब ने ये सरकार बर्खास्त क्यों नहीं की? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उद्धव ठाकरे को रिस्टोर क्यों नहीं किया? ये बोलते उन्होंने राजीनामा दे दिया था। अरे जब बुनियादी तौर पर असंवैधानिकता इतनी थी तो सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कोताही कर गए। अब मिठाई में का मिठाई दे दी एक नाथ शिंदे को कि खूब खाओ तुम, और हमको डिब्बा दे दिया। हम तो चाहते हैं कि चंद्रचूड़ की इस कोताही पे हम हमारा आक्षेप रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि जब बुनियादी इलीगल है, the thing which is ab initio illegal should be illegal at any stage, and the government should have been restored after Uddhav Thackeray. But this is my opinion. अब मेरी बात है, अब मुझे कहाँ बताना है। दूसरा संजय सिंह की जो बात थी, अरे भाई असीम वकार मेरे करीबी दोस्त है, मेरे भाई है, और मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है इसमें। अगर मेरे हिंदुत्व के अंदर, मेरे धर्म के अंदर मुझे कोई भी अलग नहीं लगता। वो तो पक्के भारतीय और खुले एक दार्शनिक आदमी है,
और जज्बाती भी नहीं है। उन्होंने जो बात कही उस बात को तो भी तुम सुना दो। अरे आप तो नीतिमत्ता और नैतिकता की बात करते थे, आपके राज्यपाल ऐसे निकले, गुरुजी भेजे थे, गुरुजी। ओह, हमारे कोश्यारी मास्टर ऐसा कर गए। हाँ, अभी देखो पांडे जी ने बोला ना, ब्रह्म मुहूर्त पे बिगड़ कुछ सोचे समझे सरकार बना दी थी, और ये भी सरकार बना दी। ऐसा नहीं है संजय सिंह जी, मैं भी आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, तृतीय वर्ष शिक्षित हूँ और प्रचारक रह चुका हूँ। ये बीजेपी जो है स्कैंडल हो गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली नहीं है, ये फर्जी लोगों की है और मोदी शाह की है। जल्दी से जल्दी आप छोड़ दो यार। पोस्ट ग्रेजुएट हैं आरएसएस में। आप संघ के थे, तिवारी जी आरएसएस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कांग्रेस के साथ क्यों चले गए? संजय जी रुक जाओ, बीच में नहीं। तिवारी जी आप तो पोस्ट ग्रेजुएट निकले आरएसएस के। नहीं, मैं किस्सा सुनाऊं। मैं पढ़ाई लिखाई में भी 18 डिग्री लेके बैठा हूँ, LLM करके बैठा हूँ, करके मैं चंद्रचूड़ साहब की यहाँ कोताही पे खुल के सीबी पांडे साहब फार्मर जज हैं, वो कुछ आपको जवाब देना चाहते हैं। पांडे जी, ये सवाल आपसे हुआ है। क्या है सवाल? क्या है सवाल? ये है कि जब सारी चीजें अवैध मानी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो सरकार को कंटिन्यू किया और सुप्रीम कोर्ट ने कोताही की, ऐसा तिवारी जी का मानना है। नहीं, तिवारी जी का ये इसलिए है कि आप जाइए, आप जैसे आप ही अपने अदालत में जाइए और कहिए साहब कि मुझे पद नहीं लेना है लेकिन मैं चाहता हूँ ये लोग दंडित दे दें, तो भाई तो कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट को वही आप मांगेंगे वही तो देगी। आप मांग ही नहीं रहे, आपने खुद ही छोड़ के चले गए। अब उसके बाद जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया, तब जो काम कोश्यारी साहब ने किया वो गलत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई सरकार बनाना कोश्यारी साहब की जिम्मेदारी थी। तब उन्होंने जब इन्होंने इस्तीफा दे दिए तो उन्होंने बुलाया कि साहब, उन्होंने लिस्ट जारी की कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, तो उनकी मजबूरी तो सरकार बनाना ही बनाना। तो उसके बाद इस्तीफे के देने के बाद तो उन्होंने बड़ा डेमोक्रेटिक काम किया, इसके पहले अनडेमोक्रेटिक सारे काम किए। तो उन्होंने राष्ट्रपति शासन न रिकमेंड करके इन्होंने एक लोकप्रिय सरकार बना दी, जिसने दावा पेश किया उन्होंने बना दी। तो इलीगल काम करने के बाद उन्होंने एक लीगल वर्क कर दिया, इसीलिए यही सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल हो गया। अगर इलीगल के बाद दूसरा भी इलीगल काम करते तो सुप्रीम कोर्ट रद्द करके इनको वैभव महेश्वरी समझ नहीं पाए। दंडित करो, ओके, दंडित तो होना चाहिए ना। वैभव महेश्वरी, आप कुछ कह रहे थे? यस, गो अहेड, आप बोलिए। संजय सिंह की बात पर आप क्या जवाब दे रहे? मैं कह रहा था इतना पुराना व्हाट्सएप लेके आए बेचारे संजय जी, पढ़ रहे थे, अन्ना जी से लेकर और कवि तक पहुंच गए, पत्रकार तक पहुंच गए। ये भारत समाचार पे आईटी की रेड हुई थी, आपने डलवाई थी ना? वीरेंद्र जी की आईटी की रेड हुई थी, आपने डलवाई थी ना? क्या क्या मिला जरा बताइए। आपने रेड तो बहुत चौड़े से डलवाई थी। यहाँ के कितने पत्रकारों पर, एक पत्रकार ने ये बताया कि योगी जी के जो स्कूल है उसमें 1 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिला के आप बच्चों को पिलाते हैं। उस पत्रकार के ऊपर FIR करा दी आपने। और बताइए कि क्या किया आपने उसका? तो ये पत्रकारों की हालत कर रखी है आपने। न्यूज तो सुनना नहीं चाहते, सच्ची न्यूज जानना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जो इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, डिबेट में आके बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो, और व्हाट्सएप पढ़ के आ जाते हो ऊपर से। दिन भर झूठ बोलना, रात भर झूठ बोलना, डिबेट में झूठ बोलना, सरकारों को काम ना करने देना। या तो जीतेंगे या हारेंगे तो फिर हम खरीद लेंगे, हम तोड़ देंगे। आपने तो गाली गलौज तक किया, वो सुना उन्होंने। क्या कर रखा है? इतना महान देश, उतना महान देश का आपने कबाड़ा करके डाल दिया। पूरे देश रहे हो, देख जाके बताते हो आपके भारत का डंका बज रहा है। लंका बना दिया आपने भारत का। डंका की बात कर रहे हैं आप। इतने ज्यादा नफरत के बोल बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति के दूसरे को आसिम वकार कुछ कहना चाहते हैं, आपत्ति हो रही है। आप सोचिए वैभव जी, इतने ज्यादा नफरत। यस, आसिम वकार गो अहेड। मैडम रुकिएगा प्लीज। आसिम वकार। नहीं, देखिए सर, मैं बहुत देर से सुन रहा था, बड़ा बढ़िया बातें हो रही थी। आपने इनसे पूछा कि आपको बनना था मुख्यमंत्री, और आपका आदमी डिप्टी CM बन गया। हाँ, बीरेन जी ये मुझसे पूछ लेते आप। हाँ, अच्छा बताओ। क्या कहानी कही जाती है, मसल कही जाती है, भागते भूत की लंगोटी बनी। अच्छा, जब शाह रहा तो जो मिल जाए ले लो। इन्हीं ने वही वाला काम किया। दूसरी बात, रिटायर्ड जज साहब ने कहा कि पहले तो संवैधानिक काम किया उन्होंने, असंवैधानिक कोश्यारी जी ने, बाद में संवैधानिक। कल घर में घुस गए, अब एक किस्सा सुनिए, घर में घुस गए 5 लोग और मकान मालिक के लगा दिया कट्टा, घर खाली करो ना, मार देंगे गोली। वो डर गया बेचारा, वो अपना बैग लेके बाहर निकल गया। कहने लगे अब मकान खाली हो गया, अब हम संवैधानिक तरीके से कब्जा कर रहे हैं। समझिए आप, क्या कमाल के लोग।
और वैभव महेश्वरी बता रहे हैं कि पत्रकार ने कहा कि भैंस के 1 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिलाते हैं। वैभव भाई को पता नहीं था, वो जो पत्रकार था उसको पता नहीं था। वो जो भैंस थी जो दूध दे रही थी 1 लीटर, वो असल में डायरेक्ट पनीर देती है और मलाई दे देती है। तो मलाई पिलाई नहीं आ सकती, तो जब वो भैंस से दूध निकालते हैं तो डायरेक्ट मलाई। अरे आप कैसी बात, उस मलाई में 20 लीटर पानी मिला। अरे कैसी बात है, अरे सर आप कैसी बातें करते हैं आप? बात तो समझिए, हर चीज का आप मजाक उड़ाते हैं। मैं मजाक ही नहीं उड़ा रहा हूँ, आप बताइए। मैं कोई भैंस पनीर देगी, मलाई देगी? आप समझिए, एक आदमी कोई कॉमेडी शो चल रहा है, एक आदमी 1 घंटा पहले असंवैधानिक काम करे और 1 घंटा बाद वहीं खड़े खड़े संवैधानिक काम कर दे। आप ब्रेन देखिए, आप कितना ब्रेन कहां से आता है, इतना ब्रेन मैं समझ नहीं पाता हूं। मैं भी वो चीजें खा लूं, मुझे मिलती नहीं है कम वक्त, महंगी बहुत है। मैं खाना चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं मुझे मिल जाए, ठीक है ना। अब ऐसा तो बोलूंगा नहीं, मेरी समझ ही भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। हाँ सुधा मिश्रा जी, आप कुछ कह रही थी, बोलिए। जी, अभी संजय भाई बहुत परेशान थे पत्रकारों को लेके, न जाने कितनी कितनी चीजों पे। नहीं, संजय हमेशा चिंतित रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो मुझे लग रहा है ना, संजय भाई के लिए एक हमारे अवधि में मुहावरा है कि जबरा मारे रोवे न दे। इनकी हालत बिल्कुल वैसी है कि जिस पार्टी में है, जहाँ पे रहने के बाद आपको जहाँ पे आपको रहने के बाद जी मैं मैडम आप मारे जी क्या कह रहे हो वकार साहब? नहीं, मैंने कहा जबरा मारे तो कहाँ मारे। ओके मैडम बोलिए आप कंटिन्यू। जी, तो यहाँ पे मेन दिक्कत क्या है ना कि ये लोग झूठ की जो फैक्ट्री चलाते हैं। माना कि आप पत्रकारों की चिंता करते हैं, लेकिन इंडेक्स में अगर देखिए कि पत्रकारिता में प्रेस की स्वतंत्रता में किस स्थान पे आप ले आए हैं, इस पे भी थोड़ी सी हमें संजय भाई को सोचने की जरूरत है। आपके राजभवन के दुरुपयोग की भी आप लोग पीएचडी है, कोई आप लोग ऐसा नहीं है। नहीं, हम सरकार में नहीं है ब्रजेश जी, हम सरकार में नहीं है। वर्तमान में प्रश्न, अगर कोई गलत चीज हो चुकी हो, हुई या जो नहीं हुई, वर्तमान की जरूरतें क्या, वर्तमान में क्या हो रहा है, इस पे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं और हमेशा वर्तमान का उत्तर वर्तमान में होना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि राजभवन की इस एक्टिविज्म को कैसे रोका जाए, नियंत्रित कैसे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ये इंटरवेंशन अलार्मिंग है, ये कोई मामूली घटनाक्रम नहीं हुआ है। हम लोग हंसी मजाक में भले कुछ बातें कह लें, लेकिन इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो देश में सरकार बैठी है उसके मन में लोकतंत्र और संविधान के प्रति सम्मान कितना। भारतीय जनता पार्टी की तो मानसिकता भी और कार्यप्रणाली भी संविधान और लोकतंत्र विरोधी है। अभी आप सुन रहे थे भाजपा के प्रवक्ता मित्र ने आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र के लिए जिन अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, रावण बोला, कोई गलत शब्द नहीं बोला। अरे चुप हो जाइए, परेशान बोलिए बेशर्म और राक्षस जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। नहीं, वो डकैत बोल रहे थे, वो डकैत बोले थे। संजय आप बोलिए, लोकतंत्र के वोट को वैभव जी शांत रहिए, वैभव जी संडा जी बोलिए। परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करती चली आ रही है और यही वजह है कि लगातार माननीय उच्चतम न्यायालय को सरकार की चीजों पर लगातार टिप्पणियां आ रही। चुनाव आयोग पर टिप्पणी आई, अभी गवर्नर के पद पे आई, स्पीकर के ऊपर आई। भाजपा दरअसल संविधान की मूल भावना को ही स्वीकार नहीं करती है, वो संघ राज्य कायम करना चाहते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि गवर्नर जैसे गरिमापूर्ण पद का संघीकरण किया जा रहा है इस देश में। थैंक यू, शुक्रिया। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो देश में न्यायिक सक्रियता और ज्यादा बढ़ने की आवश्यकता है। हाँ संजय सिंह, क्या रह गया था, बताइए। हमारी बहन सुधा मिश्रा जी ने एक बात कही कि हम लोग झूठ बोलते हैं। तिवारी जी, एक छोटा सवाल लूंगा आपसे, रुके रहिएगा। संजय कंप्लीट। सुधा जी, अभी सुरजेवाला जी ने अभी काउंटिंग तो कल होनी है ना। चुनाव आयोग पे आरोप लगाया था कि वो वोटिंग मशीन जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन साउथ अफ्रीका से आई है। मतलब हद है साहब, क्या इस देश में। शुक्रिया। किशोर तिवारी जी मेरे साथ हैं। अच्छा, हम समझे संजय नहीं, एक सेकंड रुक जाओ भाई, रुक जाओ। नहीं, हम समझे संजय भाई, थैंक यू, एक सेकंड रुक जाओ आप। तिवारी जी, ये आसिम वकार जी आपको कहां से दार्शनिक लग गए? नहीं, उनका नॉलेज देखो, मैं और वो दार्शनिक बहुत बड़ा शब्द होता है साहब। देखिए, मैं बता रहा हूँ, नहीं अच्छे इस्लामिक स्कॉलर है, वो स्कॉलर दार्शनिक है, उनको नॉलेज भी है।
मैं बता रहा हूँ वो दार्शनिक है। अरे आप जानते नहीं है। हाँ, अब वो उन्होंने तो मुझे बताया कि 1 घंटे के अंदर इलीगल काम करो और दूसरे घंटे में अगर लीगल कर दो तो सुप्रीम कोर्ट वैलिड कर देता है। हाँ, क्या सुप्रीम कोर्ट है देश का? साला सब संवैधानिक संस्था एक तरीके है। इलेक्शन कमीशन ने हमारी थैंक यू सर। तो भैया वकार साहब, अब पॉलिटिक्स छोड़ो, थोड़ा दर्शन वर्शन कराओ। स्पीकर भी चल रहा है। थैंक यू सर। तो ये देश जहाँ की चल रहा है। थैंक यू वकार साहब। जी जी आप तो राजनीति छोड़ो, तिवारी जी कह रहे हैं अब दर्शन करो। देखिए दर्शन शास्त्र हमने देखिए डिबेट जो है वो खात्मे की तरफ बढ़ रही है, खत्म होने वाली है। इन्हीं ने, संजय सिंह ने एक एतराज किया था कि किशोर तिवारी जी ने नमस्कार मुझे कर दिया, तो उस पर एतराज हो गया कि साहब आसिम बकार को नमस्कार कर दिया। बस फर्क इतना है कि किशोर भाई ने टीवी पे किया, संजय भाई ने कमरे में किया था, बड़ा झुक के किया। थैंक यू। झुकते रहना, झुकते तो किसी के आगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, उसके हम सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। कल उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे सुबह 6 बजे से। सबसे पहले हर वार्ड, हर नगर पालिका, हर चेयरमैन और हर नगर निगम से पहली खबर, पहला अपडेट भारत समाचार पर सुबह 6 बजे से। नमस्कार।